प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और मेरा आज का जो टॉपिक है शिक्षा के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में कार्य। शिक्षा के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शिक्षा के अर्थ के बारे में, शिक्षा की संप्रदाय के बारे में, शिक्षा की परिभाषा के बारे में, औपचारिक शिक्षा के बारे में, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में और शिक्षा के कार्यों के बारे में मैंने चर्चा की थी। आपने उस वीडियो को देखा होगा और सुना होगा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो एमएड का सिलेबस बनाया गया है फर्स्ट ईयर का, उसमें शैक्षिक अध्ययन में शिक्षा की संपूर्ण बातों को जोड़ा गया है। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, शिक्षा के कार्य क्या है और शिक्षा किस प्रकार बालकों को प्रदान करनी चाहिए और शिक्षा से हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं और हम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और देख करके एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। हम शिक्षा के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कार्य के बारे में अगर बात करें तो पहला है हमारा संस्कृति का संरक्षण व हस्तांतरण। संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम हस्तांतरण कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस संस्कृति से अवगत करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इस संस्कृति का संरक्षण हस्तांतरण करने का कार्य भी हम शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अगर कार्यों की बात करें और शिक्षा से इसको जोड़े तो संस्कृति का संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है और संस्कृति का हस्तांतरण करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बालकों को संस्कृति को जानना अति आवश्यक होता है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम किस प्रकार भारतीय संस्कृति को जान सकते हैं, भारतीय संस्कृति का हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सारी बातों के द्वारा हम शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। हम विद्यालय में पढ़ने के लिए बालक जब आता है तो अध्यापक के द्वारा कई प्रकार के शिक्षा के पहलुओं को सिखाया जाता है, शिक्षा के द्वारा कई प्रकार के कौशलों को सिखाया जाता है, कई प्रकार से शिक्षा के कार्यों के बारे में बताया जाता है, शिक्षा सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, कई प्रकार के शिक्षा से हम संस्कृति को जोड़ने का प्रयास करते हैं, संस्कृति से अवगत कराते हैं, हमारी संस्कृति का किस प्रकार से हमें संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से सुरक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसको बचाना चाहिए और संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन करना चाहिए, ये किस प्रकार से संभव हो सकता है, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जब तक हम संस्कृति को नहीं जानेंगे, संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, संस्कृति का संरक्षण करना हम पर नहीं आएगा, तब तक हमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आज हमारी आवश्यकता है हम भारतीय संस्कृति, जो भारतीय लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए जा रहे हैं। हमें पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे गुणों को विकसित करने चाहिए, ना कि हमें संस्कृति से हमें दूर हटना चाहिए। भारतीय संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस देश में हम रह रहे हैं वो देश की संस्कृति को हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। बालकों को हम हमेशा संस्कृति का ज्ञान दें, संस्कृति के संरक्षण की बातें बताएं, संस्कृति को किस प्रकार से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, इसकी धरोहरों को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनमें हस्तांतरण कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमें शिक्षा के द्वारा हम बताएं। इसलिए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में ये कार्य बहुत होना जरूरी हो जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में भी कई प्रकार की संस्कृति का हस्तांतरण करता रहता है, संस्कृति का संरक्षण करते रहते हैं। उन संस्कृति के संरक्षण एवं हस्तांतरण के लिए भी हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए पहला जो हमारा जो कार्य होता है शिक्षा के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कार्य में, तो संस्कृति का संरक्षण हस्तांतरण का। दूसरा हमारा है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। बालकों में इस प्रकार की भावना का विकास किया जाए, राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाए,
ताकि बालकों में राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हो सके, राष्ट्र के प्रति वो भावना जागृत कर सके। राष्ट्र की भावना के लिए, जब भी राष्ट्र के लिए कोई आपत्ति आती है तो उसके लिए हम इससे जुड़ सके, आप मर मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसी भावना के लिए हमें जुड़ना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक बालकों में नहीं होगा जब तक शिक्षा के द्वारा हम उन बालकों को जागरूक नहीं करेंगे, शिक्षा के द्वारा उनको नहीं बताएंगे, हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जागृत नहीं करेंगे, राष्ट्रीयता के गुण उनमें विकसित नहीं करेंगे, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत नहीं करेंगे, राष्ट्र के सफलता के लिए, राष्ट्र के विकास की जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्र के जो संबंध है उसके प्रति हम किस प्रकार से उनको बताएं, ये शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है। इसलिए शिक्षा में सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में कार्यों में दूसरा आता है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तब तक हम राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं करेंगे जब राष्ट्र के प्रति हम उनके लिए जोश पैदा नहीं करेंगे। राष्ट्र के किस प्रकार से हम काम आ सकते हैं उन बातों को हम जब तक छात्रों को नहीं बताएंगे तब तक हम उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं होगा। राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास उनमें किया जाए, राष्ट्रीयता के प्रति महापुरुषों की बात उनमें बताई जाए, राष्ट्र के प्रति जो महापुरुषों ने बलिदान दिया है, हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी भावनाओं को उनमें विकसित किया जाए, उनके प्रति हमें उनकी बातों को उनको बताना चाहिए, तब बालक में राष्ट्रीय भावना का विकास हो सकता है। ये सब शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है। इसलिए सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के कार्यों में दूसरा कार्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना भी अति आवश्यक हो जाता है। तीसरा है सामाजिक संवेदनशीलता का विकास। सामाजिक संवेदनशीलता का विकास भी हमें शिक्षा के सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से सामाजिक संवेदनशीलता का विकास हम समाज के लोगों के प्रति संवेदनशील किस प्रकार से हो सकते हैं, समाज के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील हो सकते हैं, किस प्रकार समाज का विकास हम कर सकते हैं। आप देखते हैं समाज में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, उन घटनाओं से हम संवेदनशील हो, दोबारा वो घटनाएं घटित ना हो, इसलिए हम संवेदनशीलता का विकास हमें उनके बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि मनुष्य सामाजिक है, वो समाज में रहता है, समाज में अपना जीवन का निर्वाह करता है, समाज में कई प्रकार की वो घटनाएं देखता है, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें संवेदनशीलता का विकास करना भी हमारे बच्चों को शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हम शिक्षा के द्वारा संवेदनशील बन सकते हैं, शिक्षा के द्वारा भावनाओं का विकास कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा सामाजिक संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं और संवेदनशील बालक बन सकता है। उन घटनाओं को अवगत कराएं, घटनाओं के बारे में बताएं ताकि सामाजिक गुण उनमें विकसित हो सके। क्योंकि समाज में जब बालक रहता है तो कई प्रकार की घटनाओं को देखता है, उनके प्रति संवेदनशील बनता है। ऐसी पुनरावृत्ति घटनाओं की ना हो और अच्छी बातों पर हमें समाज का विकास हम करें, ऐसी बातों के द्वारा शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत हम जोड़ सकते हैं। अगला है कार्यकुशलता का विकास। कार्यकुशलता का विकास भी हमारे इसके अंतर्गत शिक्षा के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत हम कार्यकुशलता का विकास करें। छात्रों में इस प्रकार की कार्यकुशलता का विकास करना चाहिए ताकि बालकों में इस प्रकार से कार्य वो कर सके, इस प्रकार से कौशलों का विकास उनमें हो सके ताकि उनमें शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत अपने कार्य को वो स्वयं कर सकते, अच्छी निपुणता के साथ कर सकते, अच्छे ढंग से वो कर सकते। ऐसी कार्यकुशलता का विकास शिक्षा के द्वारा समय ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत हितकर होते हैं। जब अच्छा नागरिक कोई बनेगा, अच्छा गुण उनमें विकसित होंगे, शिक्षा के द्वारा अच्छी कार्यकुशलता वो सीखेंगे तो अच्छा विकास हमारा होगा, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और राष्ट्रीय विकास हमारा माना जाएगा। इसलिए कार्यकुशलता का विकास भी उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो शिक्षा में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कार्यों के अंतर्गत भी कार्यकुशलता का हमें ऐसी कार्यकुशलता के अनुसार अपने गुणों को विकास करना चाहिए, ऐसे कार्य कौशलों को हमें सीखना चाहिए। सब शिक्षा के द्वारा संभव है। अगर हम अच्छी कौशलों का निर्माण हमें होगा, अच्छी कुशलता के साथ हम कार्य करेंगे, अच्छी एक एक शैक्षिक कुशलताओं को हम सीखेंगे, कौशलों को हम सीखेंगे तो अच्छे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी किसी व्यावसायिक कुशलता के लिए हम कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे या शिक्षा के द्वारा ऐसी कुशलता अपनाएं तो व्यावसायिक कार्य अच्छा कर पाएंगे। कई प्रकार के हम हर उपयोग में हम कुशलताओं का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार इसके अंतर्गत माना गया। नैतिकता का प्रशिक्षण। नैतिकता का भी प्रशिक्षण हम शिक्षा के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि नैतिकता का प्रशिक्षण भी हमें बच्चों को देना चाहिए। हमेशा नैतिकता की बातें बतानी चाहिए, नैतिकता के गुण बताने चाहिए। और आज हम देखते हैं
कि प्राचीन समय में बालकों को नैतिक गुण सिखाए जाते थे, गुरु शिष्यों में संबंध मधुर होता था, वो चरित्र का निर्माण करते, नैतिक विकास करते थे। लेकिन आज वर्तमान में नैतिकता को हम भूलते जा रहे हैं। आज बालकों के अंतर्गत हम नैतिकता का प्रशिक्षण देना अति आवश्यक हो गया। बालक में नैतिकता भूलते हुए जा रहे हैं। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य बालक के होने चाहिए वो भूलता हुआ जा रहा है। गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए वो भूलता जा रहा है। समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो भूलता जा रहा है। और राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये इन सारी बातों को हमें बालकों को बताना चाहिए। इन नैतिकता का प्रशिक्षण बालकों को सिखाया जाना चाहिए। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि समाज में जब बालक रहता है तो नैतिकता की आवश्यकता समाज में पड़ती है। राष्ट्र में अगर बालक रह रहा है तो राष्ट्र में नैतिकता की बात को जानना अति आवश्यक होता है। तो नैतिकता के गुण बालकों में आने चाहिए। व्यक्ति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, समाज के प्रति हमारे व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, परिवार के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, और मित्र के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये सब नैतिकता के गुणों के अंतर्गत आता है। ऐसे गुणों को बताने के लिए, ऐसी बातों को की जानकारी देने के लिए हम शिक्षा के द्वारा उनको प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण में सारी चीजें बताएं और प्रशिक्षण में हम इन चीजों को सिखाएं कि हमारी नैतिकता, हमारे उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, बालक के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, समाज में किस प्रकार उत्तरदायित्व को निभाते हुए हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए। ये सब नैतिकता के गुण बालकों में प्रेषित करें। जब तक बालक नैतिक गुणों से परिपूर्ण नहीं होगा, हम देश की प्रगति की बातें नहीं सोच सकते, समाज की प्रगति की बातें नहीं सोच सकते, परिवार की प्रगति की बातें नहीं सोच सकते। हमें विकास की दृष्टि से अगर हमें देखना है तो नैतिकता के गुण प्रेषित करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रशिक्षण के समय नैतिकता का प्रशिक्षण बालकों को, नैतिकता की शिक्षा बालकों को देना अति आवश्यक है। शिक्षा के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के कार्यों में अति महत्वपूर्ण बातें के अंतर्गत आती है। बालकों को जन्म से ही हम नैतिक गुणों को सिखाएं। नैतिक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए बालकों को नैतिक गुण से परिपूर्ण करें। गुरु का कर्तव्य होना चाहिए बालकों को नैतिकता सिखाएं, और समाज में भी नैतिकता के गुण बालकों को सिखाना चाहिए। ये सब बातें तब तक नहीं होगी हम सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी कार्य हमारे शिक्षा के द्वारा संभव। राष्ट्रीय अनुशासन का विकास, राष्ट्रीय अनुशासन का विकास भी हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। शिक्षा के सामाजिक में राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुशासन का विकास होता है। राष्ट्रीय अनुशासन का विकास तभी होगा जब हम अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे सामाजिक नागरिक होंगे, अच्छा व्यक्तित्व हमारा होगा, अच्छी नैतिक विकास हमारा होगा, कार्य कुशलता में दक्षता हमारी होगी, या समाज के प्रति संवेदनशील हम होंगे, तभी राष्ट्रीय अनुशासन का विकास के बारे में हम सोच सकते हैं। राष्ट्र के अनुशासन तभी बनाए रखेंगे जब राष्ट्र के प्रति भावना होगी, राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होंगे, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की हमारी क्षमता होगी, राष्ट्र के प्रति कर गुजरने का जोश हमें होगा, तभी हम राष्ट्रीय अनुशासन का विकास कर सकते हैं। हमें राष्ट्र में अनुशासन की बात अगर रखनी है तो अच्छे गुणों का विकास हमें करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय भावना से जागृत होना चाहिए, राष्ट्रीय देशभक्ति हमें होनी चाहिए, राष्ट्रीयता के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, तभी अनुशासन। एक देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध तभी बना सकता है जब राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम होगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संबंध हमारा अच्छा होगा, तभी हम अनुशासन की बातें कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन की बात तब करेंगे जब हमारा राष्ट्र विकसित होगा, राष्ट्र में विकास की दर अच्छी होगी, हम राष्ट्र के विकास की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हम अनुशासन होंगे। हमारे विकास तभी होगा जब हम कुशल होंगे, और इसलिए राष्ट्रीय अनुशासन का विकास हम तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा के से हम परिपूर्ण होंगे, शिक्षा को जानेंगे, शिक्षा से हम चहुमुखी विकास हम कर सकेंगे, शिक्षा के गुणों को हम प्राप्त कर सकेंगे, तभी राष्ट्र के अनुशासन की कल्पना हम कर सकते हैं। राष्ट्र के अनुशासन की कल्पना के बारे में तभी हम सोच सकते हैं जब शिक्षा के गुणों के सभी कौशलों को हम जान पाएंगे। शिक्षा से हम कई प्रकार के तकनीकी ज्ञान सीख पाएंगे, कई प्रकार से हमें संस्कृति का हस्तांतरण कर पाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी राष्ट्र के प्रति भावना जागृत कर पाएंगे, तभी हम अनुशासन की बात कर सकते हैं। राष्ट्र में अनुशासन तभी कायम रह सकता है जब हम सारे सब मिलजुल करके रहेंगे, राष्ट्रीय भावना के साथ रहेंगे, हिल मिलकर सभी
जाति एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई अगर मानेंगे तभी हम राष्ट्रीय अनुशासन के साथ हम रह सकते हैं। इसे सभी जातियों को साथ लेकर के सभी राष्ट्र के लोगों को साथ ले सकते हैं, तभी हम विकास कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अनुशासन का विकास तभी संभव है जब हम शिक्षा के हर पहलू को शैक्षिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक सभी गुणों को हम साथ में लेकर के चलेंगे, सभी को अच्छा मानेंगे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे, तब राष्ट्रीय अनुशासन की कल्पना हम कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के सामान्य राष्ट्रीय जीवन में कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुशासन का विकास भी इसके अंतर्गत माना गया है। ये भी एक कार्य इनके अंतर्गत किया जाता है, ये भी एक बात है। मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी का निर्माण में इनके द्वारा किया जाता है। मानव पूंजी का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मानव किस प्रकार से उत्पादन करें, किस प्रकार मानव उत्पादन करते पूंजी पैसे को इकट्ठा करें, मानव पूंजी का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छे मानव का निर्माण होगा, अच्छा उत्पादन हमारा, अच्छे कौशलों का निर्माण होगा, हम उत्पादन अच्छा करेंगे। कई प्रकार के हमें अच्छे मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा के होना जरूरी हो जाता है। शिक्षा शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें शिक्षा के द्वारा हम शिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षण देना चाहिए। हम कई प्रकार से प्रशिक्षण दे करके कई प्रकार से मानव में उन गुणों को प्रेषित करते हैं कि वो कई प्रकार से पूंजी का निर्माण कर सकते हो, अच्छे उत्पादन, अच्छे कार्य वो कर सकते करके अच्छा उत्पादन कर सकते, और हमारे जो आय व्यय का जो है बोरा या अच्छा जो लेन देन है उसको कर सकते। तो मानव पूंजी का निर्माण भी हम शिक्षा के सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसलिए मानव पूंजी का निर्माण भी हम शिक्षा के द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के कार्य कर सकते हैं। मानव अच्छा होगा तो राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा, मानव पूंजी अच्छी होगी हम सामाजिक विकास कर सकेंगे, लोगों को अच्छा उत्पादन करना कार्य सिखा सके, कल कारखाना में अच्छा उत्पादन कर सकेंगे, अच्छा हमारे आय। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा शिक्षा के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत हम तकनीकी शिक्षा का ज्ञान भी हम बालकों को दें, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत ही हम तकनीकी ज्ञान के अनुसार ही हम नए नवाचारों को सीख सकते हैं। हमें प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी बालकों को देना चाहिए। आज का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग के अनुसार हमें तकनीकी का ज्ञान बालकों को मिलता रहे, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए तकनीकी शिक्षा बहुत आवश्यक है, और तकनीकी शिक्षा से हम शैक्षिक जो कार्यक्रम है उससे हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज तकनीकी का प्रयोग होता हुआ जा रहा है। आज हम तकनीकी माध्यम से कई प्रकार से हम बालकों को जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तकनीकी की सहायता से हम शिक्षा पहुँचा पाने में समर्थ हो सकते हैं। ये सभी तकनीकी साधनों का उपयोग के बारे में छात्रों को बताना चाहिए, किस प्रकार से हम उपकरणों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से, कई प्रकार से तकनीकी साधनों के माध्यम से हम ऐसे प्रयोग करते हुए जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तकनीकी साधनों से हम शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि कोई भी छात्र, बालक एवं बालिका एवं व्यक्ति शिक्षा से अछूता नहीं रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम शिक्षा के क्षेत्र के सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की ओर अगर हम ध्यान दें तो तकनीकी का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। आज नवाचारों के माध्यम से, OHP के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के स्लाइड प्रोजेक्टों के माध्यम से या अन्य उपकरणों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कई प्रकार से हम शिक्षा से जुड़ सकते हैं। ये सही कई प्रकार का ज्ञान भी हम छात्रों को देना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए तकनीकी ज्ञान बालकों को मिलता रहे। आज विद्यालय के अंतर्गत हम देखें तो विद्यालय में भी हम नवाचारों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, नवाचारों से जोड़ते हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से हम कई प्रकार से कंप्यूटर शिक्षा भी हम उनको देना चाहते हैं, ताकि छात्र को समझ में आ जाए कि हमें कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए और कंप्यूटर किस प्रकार से शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी साधन के रूप में माना जा रहा है। आज हम देखें तो कई प्रकार के ऐसे साधन हैं, या देश विदेश में कोई भी जानकारी हमें लेना चाहते हैं तो हम तकनीकी माध्यम से गूगल पर हम सर्च करके कई प्रकार की जानकारी हम ले सकते हैं। ये सारी जानकारियां हमें छात्रों को प्रदान करनी चाहिए, और ये कब संभव होगा? ये शिक्षा के द्वारा ही संभव होगा,
तब हम राष्ट्र एवं सामाजिक विकास के कार्यों की ओर भागीदारी बन सकते हैं। इसलिए हमें छात्रों को जहाँ भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, विद्यालय के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत या राष्ट्र के अंतर्गत जो भी हम कार्यक्रम है उसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए, ताकि हम विकास की दृष्टि से देखा जाए कि आज हम वैज्ञानिक युग को देखें तो आज तकनीकी साधनों का प्रयोग होते हुए हमें राष्ट्रीय विकास हम कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक युग में हमें तकनीकी साधनों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। आज हम मशीनरी युग के द्वारा कई प्रकार से साधनों के अंतर्गत अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, मशीन अधिक उत्पादन हमें दे रही है, ये सब तकनीकी साधनों के द्वारा ही संभव हो जाता है। इसलिए शिक्षा से हम कई प्रकार से तकनीकी ज्ञान से हम जुड़ सकते हैं और हमें शुरू से ही विद्यालय में छात्रों को तकनीकी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, शिक्षा द्वारा ही संभव हो जाता है। तो ये सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के कार्यों के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा उपयोगी सिद्ध कहलाती है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, नेतृत्व के लिए भी हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। स्कूलों में शुरू से ही छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करने चाहिए। किस प्रकार से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार हमारी बातों को ठीक प्रकार से धैर्य से सुन सकते हैं, ऐसे नेतृत्व के गुण बालकों में शुरू से ही विकसित करने चाहिए। अध्यापक का परम कर्तव्य होता है कि बालकों में नेतृत्व के गुण विकसित करें, नेतृत्व का प्रशिक्षण वो दे। आज आप देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में या देश में नेतृत्व के गुण विकसित करने वाला ही नेता सर्वोपरि कहलाता है। आज विद्यार्थी जीवन में भी हमें नेतृत्व के गुण सिखाने चाहिए, उनको प्रशिक्षण देनी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व के गुण से हमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूल के अंतर्गत, कक्षा कक्ष के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत हम नेतृत्व करते हुए विकास की दृष्टि को हम देख सकते हैं और विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जब तक हमें नेतृत्व के गुण नहीं होंगे, तब जब तक हमें उसमें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक उन नेतृत्व के गुणों को हम धारण नहीं करेंगे, तब तक उनको नहीं सीखेंगे, तब तक हम नेतृत्व नहीं कर सकते। इसलिए बालकों को शिक्षा की दृष्टि से नेतृत्व के गुण सिखाने चाहिए। हमें नेतृत्व के गुण के लिए महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताना